आज हम चर्चा करेंगे विलेयता। अभी जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको याद हो जानी चाहिए। विलेयता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सोल्यूबिलिटी। विलेयता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सोल्यूबिलिटी। अच्छा, विलेयता की परिभाषा देखो, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। मतलब इसमें तीन बातें में याद रखनी है। एक तो निश्चित ताप पर, दूसरा विलायक की निश्चित मात्रा, और तीसरी बात उसमें घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा। विलय की अधिकतम मात्रा। तो विलेयता की परिभाषा देखो, क्या कहोगे? निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। बिल्कुल इजी शब्दों में भी इसको याद करो तो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। अच्छा, ये जो विलेयता है यह है कर रहा, बंद करे और यह सूचना तारीख खुद की। एक मिनट, कहाँ बंद करी थी? शुरू कर दे तो चलो भाई। अब आगे देखो विलायकन की प्रक्रिया। विलायकन क्या होता है? विलायकन, विलायक में विलय को जो घोलते हैं, ये घोलने की या मिलाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? विलायकन की प्रक्रिया। ये जो विलायकन की प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय वह विक्रिया होती है जो क्रिया कारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद आपस में क्रिया करके क्या बनाए? क्रिया कारक। मतलब वह अभिक्रिया जो अग्र दिशा में भी हो और पश्च दिशा में भी हो, वो कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो ये विलायकन की प्रक्रिया कैसी है? उत्क्रमणीय होती है, जिसमें कुछ समय बाद साम्य स्थापित हो जाता है। मतलब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है। ये साम्य की स्थिति होती है, साम्य हो जाता है। इसलिए निश्चित ताप पर किसी विलय की निश्चित मात्रा में विलय की विलेयता निश्चित होती है। चलो, अभी तो यहाँ सिर्फ आप एक परिभाषा याद करोगे। परिभाषा क्या है? निश्चित ताप पर विलय की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। अब विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? मतलब विलय है ना, विलय वह विलायक में कम घुलेगा या अधिक घुलेगा, उसको प्रभावित करने वाले तीन महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कौन सा है? विलय तथा विलायक की प्रकृति। विलय तथा विलायक की प्रकृति। अभी हम जब इसके उदाहरण करेंगे तब इनको डिटेल से करेंगे। विलय तथा विलायक की प्रकृति। दूसरा कौन सा है? ताप। तीसरा कौन सा है? दाब। आप बताओ, विलेयता को प्रभावित करने वाले तीन कारक बताओ। विलय तथा विलायक की प्रकृति, दूसरा ताप और तीसरा दाब। अब हम पहले ले रहे हैं ठोसों की दरों में विलेयता। ठोसों की दरों में विलेयता। अब देखो, इसमें विलायक तो लेते हैं दरों। विलायक क्या लेते हैं? दर। और इसमें क्या घोले? ठोस। जैसे जल है, जल में जल द्रव है, इस द्रव में चीनी घोले। चीनी कैसी है? ठोस। तो उन इस प्रकार के उदाहरणों का अध्ययन हम करेंगे। ठोसों की दरों में विलेयता, मतलब एक तो हो द्रव और दूसरा क्या हो? ठोस। अच्छा, ये बताओ आप मेरे को, एल्कोहल को जल में घोले तो ये द्रव का द्रव में है, द्रव का द्रव में है कि जल विलायक जल है वो भी द्रव है और इसमें घोल एल्कोहल रहे हैं, ये भी क्या है? द्रव है। तो ये द्रव का द्रव में विलेयता है। पर हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? ठोसों की द्रव में विलेयता। विलायक तो गया द्रव और उसमें क्या घोल रहे हैं? ठोस। अच्छा, परिभाषा देख लो
इसकी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, विलायक की मात्रा निश्चित होती है, कितनी मान ली हमने 100 ग्राम, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली हुई ठोस विलय की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। वैसे ऊपर वाली परिभाषा है सेम, हम उस निश्चित ताप तो ले लिया, विलायक की निश्चित मात्रा, तो विलायक की निश्चित मात्रा कितनी ले रहे हैं 100 ग्राम द्रव, द्रव है तो विलायक हम कितना ले रहे हैं 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली हुई ठोस विलय की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है विलेयता। ठोस विलय की अधिकतम मात्रा ही क्या कहलाती है विलेयता। अच्छा, अब एक बात देखो, इसकी इकाई क्या होगी विलेयता की, विलेयता की इकाई क्या होगी आप बताओ। ऊपर तो हम ले रहे हैं विलय, पहले हमने विलयन बनाते समय, सांद्रता बनाते समय किया था ना, ऊपर हमेशा क्या लेते हैं विलय और नीचे क्या लेते हैं विलायक, नीचे क्या लेते हैं विलायक। तो देखो ऊपर तो ये विलय है, विलय की मात्रा, और नीचे किसकी मात्रा विलायक की मात्रा। विलायक की तो निश्चित हो गई 100 ग्राम, निश्चित हो गई ना, और ये जो विलय है इसकी ग्राम में मात्रा लेते हैं, तो ग्राम प्रति 100 ग्राम। मात्रक क्या हो गया सुनो, मात्रक हो गया, विलायक तो ले लिया ग्राम, विलय ऊपर आता है, विलय तो क्या ले लिया ग्राम, और नीचे प्रति विलय कितना होता है 100 ग्राम प्रति 100 ग्राम, ये मात्रक हो गया ग्राम प्रति 100 ग्राम, या अंग्रेजी में लिखेंगे तो ग्राम प्रति का निशान 100 ग्राम। मेरी बात ये समझे कि नहीं समझे, ग्राम प्रति 100 ग्राम, प्रति 100 ग्राम ये क्या है विलायक, ये क्या है विलायक, या ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक। इसका मतलब ये हो गया 100 ग्राम में इतने ग्राम विलय घुला हुआ है, 100 ग्राम विलायक में इतने ग्राम विलय घुला हुआ है, ये हो गया इसका इकाई। अच्छा, अब एक और सुनो, अक्सर रासायनिक विक्रियाओं में हम मोल काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं मोल। अच्छा, विलय का तो हम काम में लेते हैं मोल और विलायक का लेते हैं लीटर, तो इस आधार पर इकाई क्या हो जाएगी मोल प्रति लीटर। रासायनिक विक्रियाओं के लिए क्या हो जाएगी मोल प्रति लीटर। हाँ। चलो भाई, अब देखो हमने विलेयता की इकाई करी थी, विलेयता की इकाई क्या थी, विलय को लेते थे ग्राम में और विलायक को लेते थे 100 ग्राम में, तो इस आधार पर विलेयता की इकाई हो गई थी ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक। क्या हो गई थी, ऊपर तो आ गया ग्राम और नीचे था प्रति 100 ग्राम विलायक, मतलब 100 ग्राम विलायक में कितने ग्राम विलायक घुला हुआ है। अच्छा, परंतु अधिकांश जो रासायनिक विक्रिया हैं उनमें मात्रक को लेते हैं हम मोल में, किस में लेते हैं मोल में। इस आधार पर विलायक की परिभाषा देखो, एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ के मोलों की वह संख्या, इस बार ठोस पदार्थ को ग्राम में नहीं लिया, बार में नहीं लिया, किस में ले लिया मोलों में, किस में ले लिया मोलों में। तो मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुल गई हो, विलायक को भी किस में ले लिया लीटर में, विलायक को किस में ले लिया लीटर में, 1 लीटर विलयन में घुल गई हो, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। आपने मोलरता की परिभाषा पढ़ी होगी, विलय के मोलों की वह मात्रा जो एक निश्चित आयतन के विलायक में घुली हुई हो, ठीक है, घुली हुई हो।
तो यहाँ देखो ये परिभाषा होगी, एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुल गई हो उसे पदार्थ की विलेयता कहते हैं। उसे पदार्थ की क्या कहते हैं? विलेयता। अच्छा, इस आधार पर मात्रक देखो, इस आधार पर विलेयता की इकाई बराबर क्या हो गया? मोल प्रति लीटर। क्या हो गया? मोल प्रति लीटर। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? मोल प्रति लीटर। तो आप विलेयता की इकाई क्या कहोगे? मोल प्रति लीटर। कोई दिक्कत थोड़ी इसमें, सबको याद रह जाएगी। अब विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कौन सा ले रहे हैं? विलय तथा विलाय की प्रकृति। विलय तथा विलाय की प्रकृति, इसको समझो। ये समान समान को घोलता है, इस सिद्धांत पर है। कौन सा सिद्धांत है? समान समान को घोलता। यहाँ समान से मतलब देखो, ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय विलायक जैसे जल। ध्रुवीय विलायक कौन हो गया? जल। ये ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय ठोस को या आयनिक ठोसों को घोलता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ये किस में घुलेंगे? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड जो आयनिक ठोस हैं या ध्रुवीय ठोस हैं, ये ध्रुवीय विलायक जल में घुलेंगे। अच्छा, अध्रुवीय ठोस हैं, वो अध्रुवीय विलायक में घुलेंगे। अध्रुवीय ठोस का उदाहरण देखो, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये किस में घुलेंगे? अध्रुवीय विलायक बेंजीन में। अध्रुवीय विलायक क्या? बेंजीन में। एक और उदाहरण देखो, गंधक, आयोडीन, ये अध्रुवीय हैं, ये किस में घुलेंगे? अध्रुवीय विलायक कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड मतलब समान समान को घोलता है। इसमें देखो, ध्रुवीय व आयनिक ठोसों की विलेयता ध्रुवीय विलायकों में अधिक होती है, मतलब ध्रुवीय में घुलता है, जबकि अध्रुवीय ठोसों की विलेयता अध्रुवीय विलायकों में अधिक होती है। आयनिक ठोस, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl आदि जल को याद रखना कौन सा विलायक है? ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलता है, जबकि नेफ्थलीन, एंथ्रासीन ये दोनों अध्रुवीय ठोस हैं। अध्रुवीय ठोस ये किस में घुलेंगे? बेंजीन में। बेंजीन कैसा ठोस है? ये बेंजीन अध्रुवीय विलायक है। क्या है? अध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय विलायक। ये जो अध्रुवीय नेफ्थलीन, एंथ्रासीन अध्रुवीय ठोस है, ये किस में घुल जाएंगे? अध्रुवीय विलायक बेंजीन में विलय होते हैं। इसी तरह आयोडीन और गंधक आदि कार्बन डाइसल्फाइड में विलय हैं। आयोडीन और गंधक ये दोनों अध्रुवीय ठोस हैं। अध्रुवीय ठोस ये किस में घुल गए? अध्रुवीय विलायक कार्बन डाइसल्फाइड में विलय हैं। तो पहला हो गया विलय तथा विलाय की प्रकृति, ये समान समान को घोलता है। ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायक जल में घुलेंगे और अध्रुवीय ठोस अध्रुवीय विलायक बेंजीन या कार्बन डाइसल्फाइड में घुलेंगे। इसको याद कर लेंगे। हाँ, चलो भाई, अब देखो ताप का प्रभाव, इसको ध्यान से सुनो। ताप का प्रभाव, ठोसों की द्रव में विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ये इस बात पर निर्भर करता है। किस बात पर? जब हम विलय को विलायक में घोलते हैं। किसको? विलय को विलायक में घोलते हैं। वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, इस बात पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है? अभिक्रिया है वो ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है, इस बात पर। तो सुनो, ठोसों की द्रव में विलेयता पर ताप का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि विलय के घोलने की प्रक्रिया, विलय को जब घोलते हैं ना विलायक में, तो अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी। अब देखो, ले सातेलिए के नियम के अनुसार, इनके नियम में यदि विलयन बनने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है
ऊष्मा क्षेपी है। कौन सी है? ऊष्मा क्षेपी, मतलब डेल्टा एच। डेल्टा एच है एंथैल्पी, एंथैल्पी परिवर्तन माइनस है, ऊष्मा क्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होती है। एक बात याद रख लेना, यदि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी? कम होगी। एक बात पुनः बता दो, यदि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी? कम होगी। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट आदि जल में ताप बढ़ाने पर विलेयता कम हो जाती है। यदि इनको जल में मिलाएं ना और फिर ताप बढ़ाएं तो विलेयता क्या होती है? कम होती है, विलेयता कम होती है। क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया है। ऊष्मा क्षेपी वो विक्रिया होती है जो ऊष्मा का त्याग करे, ऊष्मा का त्याग करे। अच्छा, अब यदि विलयन बनने की प्रक्रिया ऊष्मा शोषी हो, ये वायुमंडल से ऊष्मा लेते हैं, ऊष्मा का शोषण करते हैं, मतलब डेल्टा एच ये बराबर क्या है? पॉजिटिव हो, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। ऊष्मा शोषी हो तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे KNO3, NaCl, NH4Cl आदि की जल में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। ये अभिक्रिया थी ऊष्मा शोषी, तो इनकी ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। अब एक अच्छा प्रश्न है, नोट लगा के इम्पोर्टेंट लगा लोगे। चीनी है ना, चीनी ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में अधिक घुलती है। ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में अधिक घुलती है। क्यों घुलती है? ये जो विक्रिया है ये ऊष्मा शोषी है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। अब एक बार आप पुनः बता दो, यदि कोई अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी? कम होगी। बस सिर्फ दो बात याद रख लेना, ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी? कम, और ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी? अधिक होगी। ये ताप का प्रभाव लिख दोगे। यदि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होगी, और यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया बढ़ेगी। और एक चीनी है वो ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में अधिक घुलती है, मतलब विलेयता बढ़ती है। अब तीसरा देखो, ताप का प्रभाव। ठोसों की द्रव में विलेयता ना, उसका दाब पर कोई दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? ठोस तथा द्रव की संपीड़ितता अत्यंत कम होती है, इनको दबाया नहीं जाता, मतलब दाब का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। संपीड़ितता क्या होता है? दबाने पर दब जाए। जैसे गैस का गुब्बारा है, उसको हम छोटा कर सकते हैं, पर इस टेबल को दबा के हम छोटा नहीं कर सकते, तो इस पर दाब का कम प्रभाव पड़ता है, इसलिए दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। कल के क्लास में आप यहाँ तक याद कर लाओगे। कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे, द्रव की द्रव में विलेयता, हेनरी का नियम, राउट का नियम, कल आएंगे, खूब इंपॉर्टेंट। आज की क्लास पीछे सभी बच्चे दूसरा टॉपिक टोटल कर लेंगे, और जो क्लास आपने नहीं ली बाद में आए हो वो इस वीडियो में देख के बना लोगे।